वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और मेमोरी यूनिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है पता लगा लेते हैं। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिनसे मिलकर हमारा कंप्यूटर का शरीर बनता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, प्रिंटर, आज सभी ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। एक सीपीयू के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में पता कर लेते हैं। तो हमारे कैबिनेट में सबसे पहले हम देखते हैं मदरबोर्ड होता है, एसएमपीएस होता है, फैन होता है, फ्लॉपी डिस्क होती है, हीट सिंक होता है, हार्ड डिस्क होती है, ऑप्टिकल ड्राइव होती है, रैम होती है और सीपीयू होता है। इन सभी भागों को एक साथ मिलाकर एक सीपीयू में एक कैबिनेट के अंदर कसा जाता है। मदरबोर्ड क्या होता है इसके बारे में पता कर लेते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि एक बोर्ड के समान होता है, जिसमें कई छोटे छोटे डिवाइसों का एक ही सेट में लगाया जाता है, जिसमें बहुत सारे कनेक्टर और सॉकेट लगे होते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले सभी हार्डवेयर को इसमें कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड जो होता है उसमें हार्ड डिस्क, कूलिंग फैन और भी अन्य डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करते हैं वो इसके साथ ही कनेक्ट करते हैं। तो उसके बाद आता है रैम। हमारा रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे जो कार्य होते हैं वो स्टोर होते हैं, यानी कि जब हम लिख रहे होते हैं वो रैम पर होता है, जब उसे हम सेव कर लेते हैं तो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। अगर किसी कारणवश लाइट चली जाए और हमने डाटा सेव ना किया हो तो वो डाटा लॉस हो जाता है, क्योंकि रैम जो होती है वो अपने आप को रिफ्रेश कर लेती है। आगे है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। इसका उपयोग मशीन और कंप्यूटर के उपकरणों को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी कि इस सीपीयू के अंदर जितने भी भाग हैं उनको पावर सप्लाई देने का काम इस एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई का होता है। आगे बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइस कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं जिनका प्रयोग यूजर द्वारा कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह डाटा किसी भी तरीके का हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, इमेज में भी हो सकता है और हम कमांड भी दे सकते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस है, जिसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके बारे में हम यहाँ नाम देख लेते हैं, फिर उनके बारे में देखेंगे। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, बारकोड रीडर है, कार रीडर है, माइक्रोफोन है। अब एक एक करके इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। कंप्यूटर में सभी लिखने वाले कामों के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। इसमें कई तरीके के कीज होते हैं जिनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कीबोर्ड के प्रकार होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मेम्ब्रेन कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और लैपटॉप कीबोर्ड। एक सामान्य कीबोर्ड में 5 प्रकार के कीज होते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में पता कर लेते हैं। फंक्शन कीज, कीबोर्ड की ऊपरी लाइन जो होती है F1 से F12 तक वो फंक्शन कीज होती है। अल्फा नंबरिक की जो होते हैं उसमें A से Z तक और 0 से 9 तक शामिल होते हैं। कंट्रोल कीज में कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टर, इंसर्ट, प्रिंट, स्क्रीन, स्क्रॉल, विंडो एंड मेन्यू बटन्स होते हैं। नंबर कीज में 0 से 9 तक नंबर जो होते हैं वो शामिल होते हैं। नेविगेशन कीज की बात करें तो नेविगेशन कीज में एरो कीज, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन कीज शामिल होते हैं। इस कीबोर्ड के चित्र के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक जो कीज लगे हैं इन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक और A से लेकर Z तक जो यहाँ कीज दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी हमारे अल्फा नंबरिक कीज की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर
देखते हैं ये हमारे नंबर कीज हैं और यहाँ पर इतने एरिया के जो कीज हैं इसमें एरो कीज, प्रिंट स्क्रीन कीज, ये सारे हमारे नेविगेशन कीज होते हैं। ये हमारा स्पेस बार बटन है, यहाँ पर हमारा एंटर बटन है, यहाँ पर हमारा बैक स्पेस बटन है। ये कैप्स लॉक बटन है जिसकी सहायता से अगर इसे ऑन कर दिया जाए तो ये हमारी जो टाइपिंग होती है ये अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। अगर इसे ऑफ कर देते हैं तो ये टाइपिंग हमारी स्मॉल लेटर यानी लोअर केस में लिखी जाती है। इस कीबोर्ड को ऑन करने के लिए यहाँ पर एक नमलॉग बटन लगा होता है, इससे इस कीबोर्ड को ऑन और ऑफ किया जाता है। आगे चलते हैं, माउस के बारे में जानते हैं। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस को फाइल, आइकन, सॉफ्टवेयर आदि को ओपन, क्लोज और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सन 1963 में डगलस एंगलबर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। तो जो माउस हमारा होता है वो एक इनपुट डिवाइस है और माउस के जो प्रकार हैं वो हम देख लेते हैं। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस और ट्रैक बॉल माउस। एक साधारण माउस में 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन का प्रयोग हम किसी आइकन को क्लोज, ओपन, मिनिमाइज और उसे डबल क्लिक के द्वारा खोलने में मदद लेते हैं। राइट बटन, इसके इस्तेमाल से फाइल, आइकन आदि के साथ होने वाले कामों के बारे में पता चलता है। जैसे किसी आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज या उसका एक्सटेंशंस, कट, कॉपी, पेस्ट यूज कर सकते हैं। व्हील का प्रयोग स्क्रॉलिंग करने के लिए किया जाता है। हम इस माउस के चित्र द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा राइट बटन है जो हमें प्रॉपर्टीज दिखाने का काम करता है, रीनेम, कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए मदद करता है। ये हमारा लेफ्ट कीज है जिसकी सहायता से हम किसी आइकन्स, किसी फाइल को डबल क्लिक करके खोल सकते हैं या अन्य और भी काम करते हैं। ये बीच वाला बटन जो होता है ये स्क्रॉल व्हील होता है, इसकी सहायता से इस तरीके से पेजों को अप डाउन किया जाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में इमेज के रूप में सेव किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। ये हमारा स्कैनर है। अगर हम इसके अंदर किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाती है जिसे बाद में हम एडिट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्कैनर होता है ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम भी करता है। MICR क्या होता है? तो MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। MICR एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड कैरेक्टर को रीड करने के लिए बनाया गया है। इसका प्रयोग बैंक में मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। ये हमारा MICR डिवाइस है। इसकी सहायता से हम चेकों को स्कैन करके उसके ऊपर लिखे हुए मैग्नेटिक इंक से जो टेक्स्ट होते हैं उसे स्कैन करके उसके बारे में पता कर लेते हैं। OCR क्या होता है? OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। OCR एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जिसका कार्य पेपर या डॉक्यूमेंट्स पर लिखे प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करके उसकी पहचान करना होता है। तो ये हमारी OCR डिवाइस है। इसकी सहायता से हम किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसके चिन्हों की पहचान कर लेते हैं। लाइट पेन क्या होता है? यह एक इनपुट डिवाइस होती है और इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं जिसका इस्तेमाल टच स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर ग्राफिक डिजाइन, टेक्स्ट मैसेज आदि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका आकार पेन की तरह होता है जिससे इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। तो ये हमारा लाइट पेन है। इसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर के ऊपर ग्राफिक डिजाइन और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। यह माउस की तरह कार्य करती है। इसकी मदद से यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को अपने हिसाब से मूव कर सकता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक, लैपटॉप पर किया जाता है। इसकी सहायता से हम गेम खेल सकते हैं। तो ये हमारा ट्रैक बॉल है। इसकी सहायता से हम गेम भी खेल सकते हैं। बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर का प्रयोग बारकोड लाइंस को रीड करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर एक लेजर लाइट लगी होती है जिसको सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। बारकोड रीडर की लाइट को उन कोड पर डाला जाता है जिससे बारकोड में छिपी हुई इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। लगभग सभी शॉपिंग मॉल में जो स्टॉक का मेंटेनेंस किया जाता है इसकी सहायता से किया जाता है। आप सभी ने देखा भी होगा, मॉल
में जब हम शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं तो इस बारकोड रीडर की सहायता से हमारे प्रोडक्ट की जानकारी वो लोग अपने कंप्यूटर में इनपुट कर लेते हैं। कार रीडर क्या होता है? कार रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए किया जाता है। जब कार रीडर में मेमोरी कार्ड को डाल दिया जाता है और कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है तो कार्ड में से सारी जानकारी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगती है। हम सभी ने इसको देखा है। जब इसमें हम अपनी चिप को लगाते हैं और इसके बाद इसे कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर कनेक्ट करते हैं तो हमारी मेमोरी कार्ड का सारा डाटा हमारे कंप्यूटर पर दिखने लग जाता है, जिससे हम मेमोरी कार्ड से डाटा को अपने लैपटॉप पर या लैपटॉप से अपनी मेमोरी कार्ड में डाटा ले दे सकते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है? तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग साउंड को डिजिटल फॉर्म में सेव करने के लिए किया जाता है। आपने इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि में ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी रिकॉर्डिंग को करते हैं, जैसे हम इस समय कर रहे हैं, तो मुझे माइक्रोफोन की जरूरत पड़ी जिसकी सहायता से मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये हमारा माइक्रोफोन है, देख सकते हैं हम यहाँ पर। अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होती है और कौन कौन सी होती है। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर द्वारा तथा सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर द्वारा प्रदान करता है, वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि हमने कोई लेख लिख रखा है, अगर उसे हार्ड कॉपी में हम बाहर निकालना चाहते हैं तो मुझे एक आउटपुट डिवाइस प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, या अगर हम जो लेख लिख रहे हैं उससे हम देखना चाहते हैं, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। कुछ आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नाम जानते हैं तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, अन्य और भी डिवाइसेस होती हैं आउटपुट। अब हम एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह देखने में टीवी की तरह होता है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। सबसे पहले कैथोड रे मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने सन 1897 में किया था। कंप्यूटर मॉनिटर के जो प्रकार हैं वो जान लेते हैं। सीआरटी मॉनिटर मार्केट में उपलब्ध है जिसका पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी मॉनिटर, इसका पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी मॉनिटर का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। टीएफटी का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब हम कैरेक्टर ऑफ मॉनिटर के बारे में जान लेते हैं कि मॉनिटर के मुख्य लक्षण क्या है। सबसे पहला है रेजुलेशंस। मॉनिटर में चित्र का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर होता है जिसे पिक्सल कहा जाता है। जब यह बिंदु चमकते हैं तो चित्र का निर्माण होता है। इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं का संख्या रेजुलेशंस को व्यक्त करती है, यानी कि जो हम ग्राफिक्स देख पाते हैं मॉनिटर के ऊपर वो हमें पिक्सल के थ्रू ही दिखता है। जिस मॉनिटर में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना ही उसका अच्छा ग्राफिक होगा। फिर अगला है डॉट पिच। डॉट पिच एक प्रकार का मापन तकनीक है। कलर मॉनिटर की डॉट पिच 0.15 mm से 0.30 mm तक होती है, यानी कि जो मॉनिटर की मापन तकनीक है वो डॉट पिच में मापी जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है, जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर का एक ये डायग्राम है जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रिंटर है वो दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं डॉट मिस्टिक प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर जो करैक्टर टाइप के होते हैं, और इम्पैक्ट प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर जो लाइन प्रिंटर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। ये प्रिंटर अक्षरों को कागज पर छापने के लिए स्याही भरे रिबन पर इन्हें मारते हैं। वह अक्षर कागज पर छपता है। यह अपना कार्य बिल्कुल टाइपराइटर की तरह करते हैं। जिस तरह हम टाइपिंग करते हैं ठीक उसी तरह ये प्रिंटर प्रिंटिंग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के संबंधित कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय बहुत आवाज करते हैं। यह प्रिंटर ग्राफिक के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर केवल कागज पर ही प्रिंट कर सकते हैं। यह प्रिंटर एक साथ अनेक कॉपी निकाल सकते हैं। इस प्रिंटर में
कागज व हेड का रिबन के माध्यम से भौतिक संपर्क होता है। इसमें एक ही रंग से प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इंपैक्ट प्रिंटर है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार के जो प्रिंटिंग होते हैं वो बहुत कम आवाज करते हैं और इनकी जो ग्राफिक क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है तथा यह कागज के साथ प्लास्टिक की सतह पर भी प्रिंट कर सकते हैं। यह प्रिंटर एक ही समय में सिर्फ एक ही प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसमें मल्टी कलर यूज किए जाते हैं जिसमें नीला, लाल, पीला, काला, इसलिए इसको CYMK प्रिंटर भी कहा जाता है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो DPI यानी डॉट पर इंच में मापते हैं। यहाँ पर हमने जो दिखाया है ये हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हैं, जिसमें जो हमारा ये वाला प्रिंटर है ये इंकजेट प्रिंटर है, ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों निकाल सकता है। ये हमारा लेजर प्रिंटर है, ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही निकालेगा। फिर आगे बात कर लेते हैं प्रोजेक्टर के बारे में। तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को एक बड़ी सतह जैसे कि सफेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। वीडियो या इमेजेस को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी हम जैसे अगर किसी एक बहुत बड़े हॉल में बहुत से लोगों को एक साथ मूवीज दिखाना चाहते हैं तो मुझे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या किसी प्रेजेंटेशंस को हमें दिखाना है तो भी हमें प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए एक बहुत बड़ी स्क्रीन या किसी एक बहुत बड़े सफेद कपड़े के एक स्क्रीन बनाई जाती है। तो ये हमारा प्रोजेक्टर है। प्लॉटर के बारे में जान लेते हैं। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर के द्वारा ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जाता है। ये 3D फोटो प्रिंटिंग भी करते हैं। ये पोस्टर को प्रिंट करता है। ये दो प्रकार का होता है, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक प्लॉटर का चित्र है। प्लॉटर की सहायता से हम अपने बैनर वगैरह प्रिंट करवाते हैं। अगला है स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? तो स्पीकर एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के जो स्पीकर होते हैं वो खाली कंप्यूटर से ही कनेक्ट होते हैं, जबकि अन्य स्पीकर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर के साथ साथ अन्य डिवाइसों से भी कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ आप चित्र देख पा रहे हैं, यह स्पीकर है। अगर हम किसी रिकॉर्डिंग या किसी म्यूजिक को सुनना चाहते हैं तो मुझे एक स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। अब हम जान लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और वह किस तरीके से काम करती है और वह कितने प्रकार की होती है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डाटा, निर्देश और परिणामों को संग्रहित कर भंडारित करना मेमोरी कहलाता है। इसे आम भाषा में हम याद रखना भी कहते हैं, यानी याददाश्त। कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। जैसे हम इंसान याद रखने के लिए मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के विभिन्न प्रकार हैं। टाइप ऑफ मेमोरी हम देख लेते हैं। कंप्यूटर में डाटा को स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है। इन्हें वर्गीकृत किया गया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कैश मेमोरी, दूसरा है प्राइमरी मेमोरी, तीसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे तेज कैश मेमोरी होती है, फिर उससे नीचे प्राइमरी मेमोरी और उससे नीचे सेकेंडरी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। यह मेमोरी बहुत ही तेज होती है। इस मेमोरी में अधिकतर यानी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित किए जाते हैं ताकि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तेजी से कार्य कर सके। कैश मेमोरी की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कैश मेमोरी प्राथमिक स्मृति में तेज होती है। इसमें डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामों और कार्यों के निर्देश स्टोर रहते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है। स्टोर डाटा को बार बार साफ करना पड़ता है। आगे है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी भी, अस्थायी मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, अस्थायी मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है जहां से सीपीयू डाटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद उसे रक्षित रखता है, वह प्राथमिक मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 रैम, नंबर 2 रोम। तो रैम के बारे में जान लेते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो 3 प्रकार की होती है। SRAM स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें डाटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप में इलेक्ट्रॉनिक पावर की आपूर्ति होती है। यानी हम कह सकते हैं कि रैम, SRAM जो होती है उसके ऊपर डाटा तभी तक रहता है जब तक उसे लाइट मिलती रहे और लाइट जाने के बाद वह अपने डाटा को रिफ्रेश कर देती है। अगला है DRAM
डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक प्रकार की वाष्पशील मेमोरी होती है। अगला है एसडी रैम। इसका पूरा नाम सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यहाँ पर एक जो चित्र दिखाई पड़ रहा है ये रैम का चित्र है, आप देख सकते हैं। अगला है रोम, जिसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसका डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें नया डाटा जोड़ नहीं सकते। कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश इसी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। जैसे कि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तब वह कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद ऑन होता है, तो ये सारी प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया होती है वो रोम में स्टोर होती है ताकि हमारा सिस्टम फिर से खुल सके। जो रोम होती है वो 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। तो पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं हैं वो जान लेते हैं। यह मेमोरी अस्थायी होती है, सीपीयू का भाग होती है, पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद डाटा स्वतः डिलीट कर देती है। इसके बिना कंप्यूटर का कोई काम नहीं हो सकता। और ये हम यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं, यह रोम का चित्र है। आगे हम देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी क्या होती है। इसे एक्सटर्नल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में संग्रहित डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, जिसे यूजर और कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो फाइल हम सेव कर देते हैं या किसी इमेज को हार्ड डिस्क के किसी पार्टीशंस में रख देते हैं, वो उसे हम कभी भी खोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसों के यहाँ पर नाम लिखे हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है और ऑप्टिकल डिस्क है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का विकास डाटा को स्टोर करने के लिए किया गया है। आजकल इसका प्रयोग कंप्यूटर में आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे डिजिटल वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। तो जो हार्ड डिस्क होती है इसकी प्लेट में ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। सेक्टर में डाटा स्टोर होता है और एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर हो सकता है। डाटा को स्टोर एवं पढ़ने के लिए 3 प्रकार के समय लगते हैं, जो निम्न प्रकार हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सीक टाइम। डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने में जो ट्रैक तक पहुंचने में समय लगता है उसे सीक टाइम कहते हैं। लेटेंसी टाइम। ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे लेटेंसी टाइम कहते हैं। ट्रांसफर रेट। सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफर रेट कहा जाता है। यहाँ पर एक चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, यह हमारी हार्ड डिस्क है। और जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की विशेषताएं हैं वो हम जान लेते हैं। यह स्थायी मेमोरी होती है, डाटा हमेशा के लिए संग्रहित यानी स्टोर करके रखती है। इसकी गति थोड़ा धीमी होती है, यानी ये प्राइमरी मेमोरी से धीमे चलती है। स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, यानी इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो प्राइमरी मेमोरी से कई गुना ज्यादा होती है। काम खत्म होने के बाद, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा इसमें सुरक्षित रहता है। जो रैम यानी प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें सिस्टम को बंद करने के बाद वो अपने आप को रिफ्रेश कर लेती है, उसमें डाटा नहीं रहता है। लेकिन जो हमारी हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है इसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा सुरक्षित रहता है। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल डिस्क वे डिस्क होती है इसमें डाटा को रीड और स्टोर करने के लिए लाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। इन डिस्क की ड्राइव में एक लेंस होता है जिसमें बीम निकलती है। ऑप्टिकल डिस्क डाटा को पिक्स एंड लैंड में स्टोर करती है। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला है सीडी, जिसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसकी क्षमता होती है 700 MB। अगला है डीवीडी, जिसका पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसकी जो कैपेसिटी होती है ये 4.7 GB से 16 GB तक होती है। अगला है बीआरडी, जिसे ब्लू रे डिस्क कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी 100 GB तक होती है। अगला है एचवीडी, जिसे होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क कहते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 6 TB तक हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा 0 और 1 के रूप में संग्रहित यानी स्टोर होता है। इन 2 संख्याओं को बाइनरी डिजिट कहते हैं, यानी 0 और 1 जो होता है इसे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत जाना जाता है और बिट्स भी कहा जाता है। प्रत्येक अंक 1 बिट को प्रस्तुत करता है, इसलिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। अब यहाँ पर हम मेमोरी यूनिट देख लेते हैं। बिट बराबर 0 या 1, यानी 0 और 1 को बिट कहते हैं। 4 बिट के बराबर 1 निबल होता है, 2 निबल और 8 बिट बराबर 1
बाइट होता है। 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट मिलकर 1 MB यानी 1 मेगाबाइट बनाते हैं। 1024 MB मेगाबाइट के बराबर 1 GB 1 गीगाबाइट बनता है। 1024 गीगाबाइट के बराबर 1 TB टेराबाइट बनता है। 1024 TB टेराबाइट के बराबर 1 PB पेटाबाइट बनता है। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट बनता है। 1024 एक्साबाइट के बराबर 1 जेटाबाइट बनता है। 1024 जेटाबाइट के बराबर 1 याटाबाइट बनता है और 1024 जेटाबाइट के बराबर 1 ब्रोंटोबाइट बनता है और 1024 ब्रोंटोबाइट के बराबर 1 ग्योबाइट बनता है। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे मेमोरी यूनिट्स थे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा हार्डवेयर के बारे में, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में और मेमोरी यूनिट्स के बारे में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, IT गैजेट्स के बारे में और मोबाइल एप्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।